एक सवाल खुद से पूछिए, अगर दुनिया के सभी लोग आपको पसंद करने लगें, लेकिन आप खुद को ही पसंद न कर पाएं, तो क्या आपकी जिंदगी सच में खुशहाल हो सकती है? कड़वा सच यह है कि हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं, बल्कि इस डर से जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम दूसरों की तारीफ के लिए बदलते हैं, उनकी मंजूरी के लिए फैसले लेते हैं और उनकी उम्मीदों को पूरा करते करते खुद की इच्छाओं को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुश रहने के लिए हर किसी का आपको पसंद करना जरूरी ही नहीं है, तो फिर सवाल है, खुद को पसंद करने का साहस आखिर आता कहां से है? इसका जवाब इस किताब में छिपा है और शायद यह जवाब आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकटोरिया में। आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं उसका नाम है द करेज टू लाइक योरसेल्फ, जिसे इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। नाम सुनने में बहुत सरल लगता है, खुद को पसंद करने का साहस। लेकिन जरा सोचिए, क्या खुद को पसंद करना वास्तव में इतना आसान है? हम बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे नंबर लाओ तभी लोग खुश होंगे, अच्छी नौकरी पाओ तभी सम्मान मिलेगा, दूसरों से आगे निकलो तभी तुम्हारी कीमत होगी, समाज की उम्मीदों पर खरे उतरो तभी तुम्हें सफल माना जाएगा। धीरे धीरे हम एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जिसमें हमारे फैसलों का आधार यह नहीं रहता कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यह बन जाता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई युवा अपनी पसंद का काम करना चाहता है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव में दूसरा रास्ता चुन लेता है। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह लगातार खुद से एक सवाल पूछता रहता है, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं? यही सवाल इस किताब की पूरी यात्रा का दरवाजा खोलता है। यह किताब हमें खुद से प्यार करने की कोई खोखली सलाह नहीं देती। यह हमें अपने पुराने विश्वासों, दूसरों की स्वीकृति की जरूरत, तुलना, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य को नए नजरिए से देखने के लिए चुनौती देती है। और इस सफर में आपके सामने कई ऐसे विचार आएंगे जो शायद पहली बार में आपको असहज करें। हो सकता है आप किसी बात से सहमत ना हो, लेकिन शायद यही इस किताब की खूबसूरती है। यह आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी इस चिंता में रहे हैं कि लोग आपको स्वीकार करेंगे या नहीं, अगर कभी दूसरों से तुलना करते करते अपनी खुशियों को भूल गए हैं, या अगर आपको लगता है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए पहले पूरी दुनिया की मंजूरी चाहिए, तो यह सारांश आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम उस सवाल तक पहुंचेंगे जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी को खुश करने की जरूरत न हो, तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहेंगे? और अगर आपको ऐसी किताबों की सरल और गहरी हिंदी में जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बुकटोरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में अभी बताइए, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर किस चीज का है? लोगों की राय, परिवार की उम्मीदें या आपकी अपनी इच्छाएं? चलिए अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस किताब की पहली सीख से। क्या हम सच में अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रहे हैं? अध्याय 1, अपनी जिंदगी की दिशा, खुद चुनने का साहस। कभी आपने सोचा है कि आपकी जिंदगी में लिए गए कितने फैसले वास्तव में आपके अपने हैं? बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें क्या बनना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह की नौकरी करनी चाहिए और समाज में किस तरह रहना चाहिए। धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदें हमारे भीतर इतनी गहरी उतर जाती हैं कि हमें अपनी इच्छा और दूसरों की इच्छा के बीच का अंतर समझ में ही नहीं आता। मान लीजिए एक लड़का पढ़ाई में ठीक है, लेकिन उसका सपना संगीत सीखकर अपना काम शुरू करने का है। उसके माता पिता चाहते हैं कि वह सरकारी नौकरी की तैयारी करे। वह अपने सपने को किनारे रखकर परीक्षा की तैयारी शुरू कर देता है। कई साल निकल जाते हैं। बाहर से वह मेहनती दिखाई देता है, लेकिन अंदर से लगातार बेचैनी महसूस करता है। अब सवाल यह नहीं है कि सरकारी नौकरी अच्छी है या संगीत का क्षेत्र। असली सवाल है, उसने रास्ता चुना किस आधार पर? अगर फैसला उसकी अपनी समझ, परिस्थिति और इच्छा से हुआ है, तो वह उसका जीवन है। लेकिन अगर वह केवल इस डर से चल रहा है कि परिवार नाराज हो जाएगा या रिश्तेदार क्या कहेंगे,
तो उसकी दिशा किसी और के हाथ में है। यहीं से खुद को पसंद करने की यात्रा शुरू होती है। जब इंसान यह स्वीकार करता है कि उसे अपने जीवन के फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी है, तब वह धीरे धीरे दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना कम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार की सलाह बेकार है या दूसरों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। समझदारी यह है कि सलाह सुनो, उसके पीछे का कारण समझो और फिर अपने जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को देखकर निर्णय लो। आज के समय में यह बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। किसी की अच्छी नौकरी देखकर हमें लगता है कि हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। किसी को विदेश में देखकर अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। किसी की शादी देखकर लगता है कि हमारी जिंदगी पीछे रह गई। लेकिन हम दूसरे व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं जानते। हमें केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा नजर आता है। इसलिए अपनी जिंदगी को किसी और की उपलब्धियों से मापना बंद करना जरूरी है। आज रात खुद से केवल एक सवाल पूछिए, अगर मुझे लोगों की राय का डर न होता तो मैं अपनी जिंदगी में क्या अलग करना चाहता। हो सकता है इसका उत्तर तुरंत न मिले, कोई बात नहीं। सवाल का उद्देश्य तुरंत निर्णय लेना नहीं, बल्कि आपके भीतर दब चुकी अपनी आवाज को फिर से सुनना है। याद रखिए, अपनी जिंदगी खुद चुनने का अर्थ हर चीज को छोड़ देना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप जो भी चुने उसे समझकर चुने और उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मुख्य सीख, दूसरों की उम्मीदों में अपनी पहचान मत खोइए। अपने जीवन की दिशा चुनने की जिम्मेदारी खुद स्वीकार कीजिए। अध्याय 2, अपने अतीत को अपनी पहचान मत बनने दो। अक्सर इंसान अपनी वर्तमान जिंदगी को देखकर कहता है, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज ऐसा ही हूं। किसी को बचपन में बार बार असफलता मिली, किसी को परिवार से पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिला, किसी रिश्ते में धोखा मिला और किसी को लगातार यह सुनना पड़ा कि वह दूसरों जितना अच्छा नहीं है। धीरे धीरे पुरानी घटनाएं उसके मन में ऐसी जगह बना लेती हैं कि वह उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा समझने लगता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आपके साथ क्या हुआ और आप आज क्या चुनते हैं, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। मान लीजिए एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में परीक्षा में असफल हो गया। घर वालों ने उसे डांटा, दोस्तों ने मजाक बनाया और उसे लगा कि वह पढ़ाई के लायक नहीं है। कई साल बाद भी वह किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से डरता है। वह कहता है, मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। लेकिन क्या वास्तव में पुरानी परीक्षा ने उसके पूरे जीवन का फैसला कर दिया? नहीं। उस घटना ने उसके भीतर एक धारणा जरूर बना दी, लेकिन आज वह उस धारणा को पकड़े रहने या उसे चुनौती देने का चुनाव कर सकता है। भारत में ऐसे बहुत से युवा मिलेंगे जो किसी एक असफल परीक्षा, नौकरी न मिलने, व्यापार में नुकसान या रिश्ते के टूटने के बाद अपने बारे में एक स्थायी निष्कर्ष बना लेते हैं। एक बार प्रतियोगी परीक्षा में असफल हुए तो मान लिया कि सरकारी नौकरी उनके लिए नहीं है। एक व्यवसाय में घाटा हुआ तो सोच लिया कि वे व्यापार नहीं कर सकते। किसी ने उनकी आलोचना कर दी तो उन्होंने अपनी क्षमता पर ही शक करना शुरू कर दिया। समस्या घटना में हमेशा नहीं होती। कई बार समस्या उस अर्थ में होती है जो हम उस घटना को दे देते हैं। एक व्यक्ति कह सकता है, मैं एक बार असफल हुआ। दूसरा कहता है, मैं असफल इंसान हूं। दोनों वाक्यों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला व्यक्ति एक घटना को घटना की तरह देख रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी घटना को अपनी पहचान बना चुका है। यही बात रिश्तों में भी दिखाई देती है। किसी व्यक्ति का रिश्ता टूट गया। उसने बहुत भरोसा किया था, लेकिन सामने वाले ने उसे निराश कर दिया। इसके बाद उसने तय कर लिया कि अब किसी पर विश्वास नहीं करेगा। उसका दर्द वास्तविक है, उसकी निराशा भी वास्तविक है। लेकिन अगर वह उस अनुभव के कारण भविष्य के हर रिश्ते को पहले ही असफल मान लेता है, तो पुराना अनुभव उसके वर्तमान और आने वाले कल को भी नियंत्रित करने लगता है। यहां हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं वर्तमान में कोई निर्णय ले रहा हूं या पुराने अनुभव मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर आसान नहीं होता, क्योंकि पुराने अनुभव अक्सर हमारे व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं। किसी व्यक्ति को लोगों के सामने बोलने में डर लगता है। वह कहता है, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन हो सकता है स्कूल में कभी सबके सामने उसका मजाक बना हो।
उसके बाद उसने बोलने से बचना शुरू किया और वर्षों तक उस डर को अपने स्वभाव का हिस्सा समझता रहा। अब यदि वही व्यक्ति धीरे धीरे छोटे समूह में बोलना शुरू करे, अपनी बात रखने का अभ्यास करे और असहजता के बावजूद आगे बढ़े, तो उसकी पुरानी कहानी हमेशा के लिए उसकी सीमा नहीं रह जाती। इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत को मिटाया जा सकता है, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके आधार पर आज कौन सा जीवन जीना है, यह सवाल अलग है। एक भारतीय परिवार का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी लड़की ने बचपन में अपने आसपास हमेशा यह देखा कि घर की लड़कियों को बड़े फैसले लेने की अनुमति नहीं मिलती। उसने मन में मान लिया कि मेरी जिंदगी के बड़े फैसले हमेशा कोई और करेगा। बड़ी होने के बाद उसे नौकरी का अवसर मिलता है, लेकिन वह आवेदन करने से पहले ही पीछे हट जाती है। कारण अवसर की कमी नहीं है, उसके भीतर वर्षों से बनी हुई धारणा है कि वह खुद अपने फैसले नहीं ले सकती। अगर वह एक दिन उस धारणा पर सवाल उठाती है और कहती है मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निर्णय ले सकती हूं, तो उसके सामने एक नया रास्ता खुलता है। यही परिवर्तन महत्वपूर्ण है। आपका अतीत आपकी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसे आपकी पूरी पहचान बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमें अपने पुराने अनुभवों को देखकर यह भी समझना पड़ता है कि हम उनसे क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। मुझे एक बार धोखा मिला, अलग बात है। हर इंसान धोखा देगा, अलग बात है। मुझे एक नौकरी नहीं मिली, अलग बात है। मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, अलग बात है। लोगों ने मेरी आलोचना की, अलग बात है। मुझ में कोई खासियत नहीं है, अलग बात है। घटना छोटी हो सकती है, लेकिन उससे निकाला गया निष्कर्ष बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए आज से जब भी आपके मन में अपने बारे में कोई कठोर वाक्य आए, तुरंत उसे सच मान लेने के बजाय पूछिए, क्या यह तथ्य है या मेरे पुराने अनुभव से बनी हुई धारणा? शायद यह छोटा सा सवाल आपको अपने बारे में वर्षों पुरानी सोच को नए तरीके से देखने में मदद करे। और ध्यान रखिए, अपने अतीत को स्वीकार करना और उसके सामने आत्मसमर्पण करना एक बात नहीं है। आप कह सकते हैं मेरे साथ यह हुआ था, लेकिन आपको यह कहने की जरूरत नहीं कि इसलिए मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। आपके जीवन में पहले जो हुआ उसने आपको प्रभावित किया होगा, लेकिन आगे क्या करना है उस पर विचार करने की क्षमता आज भी आपके पास है। मुख्य सीख, बीते हुए अनुभवों को समझिए, उनसे सीखिए, लेकिन उन्हें अपनी पूरी पहचान और भविष्य का फैसला मत बनने दीजिए। अध्याय 3, बदलने से डरना बंद करो। कई बार हमें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही बदलाव की संभावना सामने आती है, हमारे भीतर डर पैदा हो जाता है। पुरानी स्थिति भले ही हमें संतुष्ट न करती हो, फिर भी वह जानी पहचानी होती है। नई राह अनिश्चित होती है, इसलिए हम उसी जगह टिके रहते हैं जहां परेशानी तो है, लेकिन अनजान खतरा नहीं है। यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों तक ऐसी नौकरी करते रहते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते। कुछ लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जिनमें उन्हें सम्मान नहीं मिलता। कुछ लोग अपने सपनों को केवल इसलिए टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। लेकिन यहां एक गहरी बात समझने की जरूरत है। कई बार इंसान बदलाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे बदलना असंभव लगता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वर्तमान स्थिति को छोड़ने की कीमत उसे बहुत बड़ी दिखाई देती है। मान लीजिए अमित एक निजी कंपनी में काम करता है। उसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है। रोज सुबह उठते ही उसका मन भारी हो जाता है। वह जानता है कि वह किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन हर बार खुद से कहता है सही समय नहीं है। 1 साल गुजर जाता है, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा। हर बार उसके पास कोई नया कारण होता है। पहले पैसे बचाने हैं, फिर समय नहीं है, फिर अनुभव पूरा करना है, फिर परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। इनमें से कुछ कारण वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहे तो एक दिन वह पीछे मुड़कर देखेगा और पाएगा कि उसने अपना फैसला खुद नहीं लिया था। उसने केवल बदलाव को टालते टालते वर्षों को गुजरने दिया। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए या हर परिस्थिति में बड़ा जोखिम उठा लेना चाहिए। बदलाव का साहस लापरवाही नहीं है। सही अर्थ में साहस यह है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को ईमानदारी से देखें और फिर तय करें
कि इसमें क्या स्वीकार करना है, क्या सुधारना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक भारतीय छात्र का उदाहरण लेते हैं। रवि ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया क्योंकि उसके परिवार को लगा कि यही सबसे अच्छा विकल्प है। 2 साल बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी रुचि तकनीकी क्षेत्र के किसी दूसरे हिस्से में है। पहले उसे डर लगा कि अगर उसने दिशा बदली तो लोग कहेंगे कि उसने समय बर्बाद कर दिया, लेकिन उसने तुरंत सब छोड़ने के बजाय अपने विकल्पों को समझना शुरू किया। उसने अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली, छोटे प्रोजेक्ट किए और अपनी रुचि को परखा। जब उसे भरोसा हुआ कि दूसरी दिशा उसके लिए बेहतर है, तब उसने कदम उठाया। यहां सबसे महत्वपूर्ण चीज फैसला नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण था अपने बारे में नई संभावना को स्वीकार करना। कई बार हम अपने लिए एक स्थायी पहचान बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे यह नहीं होगा, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता, मैं व्यापार नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन इंसान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसे एक बार जिस रूप में बना दिया गया वही हमेशा रहे। आज का आपका व्यवहार कल की आपकी सीमा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्षों से लोगों से बात करने में झिझकता है। वह अपने इस व्यवहार को अपनी प्रकृति मान चुका है। फिर उसे ऐसी नौकरी मिलती है जहां ग्राहकों से बातचीत करनी पड़ती है। शुरुआत में वह असहज होता है, गलतियां करता है, कई बार शब्द भी नहीं मिलते, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति लोगों से बातचीत करने में सहज होने लगता है। इससे एक बात साफ होती है, हम अपने बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं वे हमेशा अंतिम सत्य नहीं होते। इसी तरह जीवन में भी कई दरवाजे तभी दिखाई देते हैं जब हम पुरानी धारणा से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर बदलाव इतना जरूरी है तो फिर हम डरते क्यों हैं? क्योंकि बदलाव के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जब तक हम कहते रहते हैं कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, तब तक निर्णय का भार बाहर की चीजों पर रहता है। लेकिन जिस दिन हम कहते हैं अब मुझे अपने अगले कदम के बारे में फैसला करना है, उसी दिन जिम्मेदारी हमारे सामने आ जाती है। यही बात कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि स्वतंत्रता सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार कहता है कि उसका जीवन दूसरों के कारण खराब है। हो सकता है कुछ लोगों ने वास्तव में उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, लेकिन अगर वह पूरी जिंदगी उसी शिकायत में फंसा रहता है तो उसकी वर्तमान स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं बचता। इसके विपरीत अगर वह यह पूछना शुरू करता है अब मैं क्या कर सकता हूं, तो उसके पास कम से कम एक दिशा पैदा होती है। यही सोच इंसान को शिकायत से निर्णय की ओर ले जाती है। इसका एक छोटा अभ्यास आप आज ही कर सकते हैं। कागज पर 3 बातें लिखिए। पहली, मेरी वर्तमान जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं बदलना चाहता हूं। दूसरी, मुझे उसे बदलने से किस बात का डर लगता है। तीसरी, मैं बिना जल्दबाजी के पहला छोटा कदम क्या उठा सकता हूं। ध्यान रखिए, आपको पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी बदलनी है तो पहले नई जगहों की जानकारी जुटाइए। अगर कोई कौशल सीखना है तो रोज आधा घंटा निकालिए। अगर किसी रिश्ते में अपनी बात नहीं रख पाते तो पहले एक छोटी बात पर अपनी राय स्पष्ट कीजिए। अगर कोई सपना वर्षों से दबा पड़ा है तो पहले उसके बारे में सीखना शुरू कीजिए। छोटा कदम भी दिशा बदल सकता है। और जब आप अपनी दिशा बदलना शुरू करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग आपको रोकें। वे कहेंगे कि तुम पहले ठीक थे, अब क्यों बदल रहे हो। कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे, कुछ आपकी असफलता का इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हर बार दूसरों की प्रतिक्रिया देखकर आप पीछे हटेंगे तो आपकी जिंदगी का नियंत्रण फिर से दूसरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए बदलाव का पहला कदम बाहर नहीं, भीतर उठता है। आपको पहले यह मानना होगा कि आपके पास अपने वर्तमान से आगे बढ़ने की क्षमता है। हो सकता है रास्ता कठिन हो सकता है समय लगे, हो सकता है बीच में असफलता मिले, लेकिन कठिन रास्ता और गलत रास्ता हमेशा एक ही चीज नहीं होते। कभी कभी असुविधा इस बात का संकेत होती है कि आप अपने पुराने घेरे से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए खुद से यह मत पूछिए
कि क्या मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा? बेहतर सवाल है, डर होने के बावजूद मैं कौन सा सही कदम उठा सकता हूं? यही सवाल आपको रुकने से आगे बढ़ने की ओर ले जाता है। और शायद यही वह साहस है जिसकी जरूरत अपनी पसंद का जीवन बनाने के लिए पड़ती है। मुख्य सीख, बदलाव का इंतजार मत कीजिए। अपनी परिस्थिति को समझकर छोटा लेकिन जिम्मेदार कदम उठाइए और अपनी दिशा खुद तय करना शुरू कीजिए। अध्याय 4, दूसरों से आगे निकलना नहीं, साथ आगे बढ़ना सीखो। क्या आपने कभी किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने भीतर बेचैनी महसूस की है? किसी दोस्त को आपसे ज्यादा वेतन मिल गया, किसी रिश्तेदार के बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, किसी परिचित ने अपना घर खरीद लिया और अचानक आपको अपनी उपलब्धियां छोटी लगने लगी। यही तुलना धीरे धीरे जीवन को प्रतियोगिता बना देती है। हम सोचने लगते हैं कि अगर सामने वाला मुझसे आगे है तो मैं पीछे हूं, अगर उसे ज्यादा सम्मान मिल रहा है तो मेरी कीमत कम है, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी यात्रा को किसी दूसरे की यात्रा से मापने लगते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अमन और विकास। दोनों ने एक साथ पढ़ाई शुरू की। विकास को जल्दी नौकरी मिल गई और अमन को नौकरी मिलने में 2 साल लग गए। अमन लगातार विकास से अपनी तुलना करता रहा। उसे लगा कि वह पीछे रह गया है। फिर एक दिन अमन ने अपनी दिशा बदलने का फैसला किया। उसने अपने कौशल पर ध्यान दिया और धीरे धीरे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा जिसमें उसकी वास्तविक रुचि थी। कुछ वर्षों बाद दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशा में थी। यहां सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा सफल था। सवाल यह था कि क्या अमन अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ रहा था? किसी दूसरे व्यक्ति की गति आपकी मंजिल तय नहीं करती। भारत में प्रतियोगिता बचपन से ही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। परीक्षा में कितने अंक आए, किसके ज्यादा आए, कॉलेज में किसे बेहतर नौकरी मिली, नौकरी में किसका वेतन ज्यादा है, परिवार में किसने पहले घर बनाया, रिश्तेदारों में किसके बच्चे विदेश गए। हर जगह एक अदृश्य दौड़ चलती रहती है। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ इस दौड़ में निकल गई कि मुझे दूसरे से आगे रहना है, तो हम यह भूल सकते हैं कि हमें जाना कहां था। अब सोचिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे बेहतर प्रदर्शन करता है तो आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, उससे जलना, उसकी कमियां ढूंढना और मन ही मन चाहते रहना कि वह असफल हो जाए। दूसरा, उससे सीखना, समझना कि वह क्या अलग कर रहा है और अपनी क्षमता सुधारना। दूसरा रास्ता आपको कमजोर नहीं बनाता, उल्टा वह आपको आगे बढ़ने का अवसर देता है। यही सहयोग की भावना महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए किसी कार्यालय में 4 लोग एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं। अगर हर व्यक्ति केवल यह सोचता रहे कि श्रेय मुझे मिले और बाकी लोग पीछे रहें, तो पूरी टीम का काम प्रभावित होगा। लेकिन अगर कोई अनुभवी कर्मचारी अपने जूनियर को काम समझाता है, जूनियर अपनी नई जानकारी साझा करता है और दोनों मिलकर समस्या हल करते हैं, तो फायदा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलता है। यही बात जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी लागू होती है। किसी की सफलता देखकर हमेशा यह मत सोचिए वह मुझसे आगे निकल गया। कभी कभी यह भी पूछिए उसकी कौन सी आदत मैं सीख सकता हूं। एक छोटे शहर का लड़का अगर किसी बड़े शहर में जाकर सफल व्यवसाय खड़ा करता है, तो उसकी कहानी आपके लिए तुलना का कारण नहीं, सीखने का अवसर हो सकती है। किसी महिला ने नौकरी और परिवार दोनों को संभालने के लिए समय का अच्छा प्रबंधन विकसित किया है, तो उससे सीखना आपकी कमजोरी नहीं है। किसी दोस्त ने कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा, तो उसके व्यवहार से प्रेरणा लेना आपको छोटा नहीं करता। दूसरे की अच्छाई स्वीकार करने से आपकी अपनी कीमत कम नहीं होती। यह बात रिश्तों में भी बहुत जरूरी है। पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त या सहकर्मी, अगर हर रिश्ता जीत और हार के हिसाब से देखा जाएगा तो अपनापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक अच्छी नौकरी करता है और दूसरा अपना छोटा व्यवसाय चलाता है। अगर परिवार लगातार दोनों की तुलना करता रहे तो दोनों के बीच अनावश्यक दूरी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की अलग क्षमताओं का सम्मान करें, तो एक भाई दूसरे के अनुभव से सीख सकता है और दूसरा भी उससे मदद ले सकता है। हर इंसान का योगदान एक जैसा नहीं होता। किसी की ताकत पैसा कमाना हो सकती है,
किसी की समस्या हल करने की क्षमता अच्छी हो सकती है, कोई अच्छा शिक्षक हो सकता है, कोई मुश्किल समय में परिवार का सहारा बन सकता है। इसलिए इंसान की कीमत केवल उसकी उपलब्धियों की सूची से तय करना सही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको हर किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। आपको कल के अपने रूप से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अगर कल आप 1 घंटा व्यर्थ बिताते थे और आज उसी समय का थोड़ा हिस्सा सीखने में लगाते हैं, तो यह प्रगति है। अगर पहले आप हर निर्णय में दूसरों की मंजूरी ढूंढते थे और अब अपनी जिम्मेदारी समझकर फैसला लेते हैं, तो यह भी प्रगति है। प्रगति हमेशा बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई नहीं देती, कभी कभी वह आपके सोचने के तरीके में दिखाई देती है। इसीलिए अगली बार जब आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया है, तो तुरंत खुद को कम मत समझिए। उसकी यात्रा को उसकी जगह रहने दीजिए। अपनी यात्रा पर वापस आइए। खुद से पूछिए, मैं आज अपने कल से कितना आगे हूं? यह सवाल आपकी ऊर्जा को तुलना से निकालकर विकास की ओर ले जाता है। और जब आप दूसरों को प्रतिद्वंद्वी मानने के बजाय इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं, तब रिश्तों में भी हल्कापन आता है। आप हर बातचीत में जीतने की कोशिश नहीं करते। हर बहस में अंतिम शब्द बोलना जरूरी नहीं लगता। हर सफलता को अपनी हार नहीं समझते। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जिंदगी किसी ऐसी दौड़ का नाम नहीं है जिसमें केवल एक व्यक्ति विजेता बन सकता है। कई लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। किसी की रोशनी आपके उजाले को कम नहीं करती। मुख्य सीख, दूसरों की उपलब्धियों को अपनी हार मत समझिए। तुलना की दौड़ छोड़कर सीखने, सहयोग और अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान दीजिए। अध्याय 5, अपनी कीमत। दूसरों की मंजूरी से मत तय करो। कभी किसी ने आपकी तारीफ की और आपका पूरा दिन अच्छा हो गया, और कभी किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो ऐसा लगा जैसे आपकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अगर ऐसा होता है तो एक सवाल खुद से पूछिए, मेरी खुशी की चाबी मेरे हाथ में है या दूसरे लोगों के हाथ में? हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें और हमारी मेहनत को पहचानें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब दूसरों की स्वीकृति हमारी आत्ममूल्य की बुनियाद बन जाती है। मान लीजिए, नेहा एक कार्यालय में काम करती है। वह अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से पूरा करती है। जब उसका अधिकारी उसकी प्रशंसा करता है तो वह खुद को सक्षम महसूस करती है। लेकिन जिस दिन किसी छोटी गलती पर उसे डांट मिलती है, वह पूरा दिन परेशान रहती है। वह घर लौटकर भी उसी बात के बारे में सोचती रहती है। शायद मैं अच्छी कर्मचारी नहीं हूं। शायद सब लोग मुझसे नाराज हैं। शायद मैं इस काम के लायक नहीं हूं। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया ने उसके मन में उसके पूरे व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा कर दिया। यही वह जगह है जहां हमें प्रशंसा और आत्मसम्मान के बीच अंतर समझना चाहिए। प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन आपका मूल्य केवल इसलिए नहीं बढ़ जाता कि किसी ने आपकी तारीफ कर दी। उसी तरह आलोचना मिलने से आपकी पूरी क्षमता खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई शिक्षक किसी विद्यार्थी से कहता है कि उसकी लिखावट खराब है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है। अगर किसी ग्राहक को आपका काम पसंद नहीं आया, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी काम के योग्य नहीं हैं। अगर किसी दोस्त ने आपकी राय स्वीकार नहीं की, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी सोच बेकार है। एक घटना और आपकी पूरी पहचान के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत में बच्चों पर इसका प्रभाव बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है। कई घरों में बच्चे को अच्छे अंक मिलने पर कहा जाता है, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन कम अंक आने पर वही बच्चा सुनता है, तुमसे कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें बार बार सुनने पर बच्चा अपने प्रदर्शन को अपनी पहचान समझने लगता है। वह पढ़ाई केवल ज्ञान के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी कीमत साबित करने के लिए करने लगता है। फिर आगे चलकर यही आदत नौकरी, रिश्तों और सामाजिक जीवन में भी दिखाई दे सकती है। वह हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इंसान को हर समय अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं और हार जाते हैं। आप हार का विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहां कमी रही, अगली बार बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप यह निष्कर्ष निकाल लें कि मैं ही बेकार हूं, तो आपने एक परिणाम को अपनी पहचान बना दिया। यहीं से भीतर का दबाव बढ़ने लगता है। अब किताब की इस सोच को एक और परिस्थिति से समझिए। एक युवक अपने परिवार में हमेशा सबसे अच्छा बनने की कोशिश करता है। पढ़ाई में अच्छे अंक, नौकरी में अच्छा प्रदर्शन, रिश्तेदारों के सामने अच्छी छवि, हर जगह वह चाहता है कि कोई उसके बारे में बुरा ना बोले। धीरे धीरे उसकी जिंदगी का उद्देश्य बदल जाता है। वह यह नहीं पूछता कि मैं क्या करना चाहता हूं, वह पूछता है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि सब लोग मुझसे खुश रहें। लेकिन क्या हर व्यक्ति को खुश करना संभव है? नहीं। आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, फिर भी कोई ना कोई आपसे असहमत होगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कोई आपकी कमियां बताएगा। आप कितना भी ईमानदार रहें, कोई आपकी नीयत पर सवाल उठा सकता है। अगर आपकी शांति इस बात पर निर्भर है कि हर व्यक्ति आपको सही माने, तो आपको अपनी जिंदगी में लगातार तनाव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक महत्वपूर्ण बदलाव करना होगा। दूसरों की राय को सुनिए, लेकिन उसे अपने अस्तित्व का अंतिम फैसला मत बनने दीजिए। मान लीजिए आपने नौकरी में कोई नया तरीका अपनाया और आपका सहकर्मी कहता है कि यह तरीका अच्छा नहीं है। आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, तुरंत बुरा मान जाना। दूसरा, शांत होकर पूछना, आपको इसमें क्या समस्या दिखाई दे रही है? अगर उसकी बात सही है तो सीखिए। अगर आपकी सोच उचित है तो अपने निर्णय पर टिके रहिए। इस तरह आलोचना आपके लिए हमला नहीं, जानकारी बन जाती है। यही भावनात्मक मजबूती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी की बात की परवाह ही न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप हर राय को अपने आत्म मूल्य से अलग रखना सीखें। अब एक व्यावहारिक अभ्यास कीजिए। आज दिन भर में जब भी कोई आपकी तारीफ करे, उसे खुशी से स्वीकार कीजिए। लेकिन मन में यह मत कहिए अब मैं अच्छा इंसान हूं क्योंकि उसने मेरी तारीफ की। और जब कोई आपकी आलोचना करे तो खुद से पूछिए, क्या इस बात में मेरे लिए कोई उपयोगी सीख है? अगर है तो उसे अपनाइए, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। हर आवाज को अपने भीतर घर देने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मसम्मान तब मजबूत होता है जब आप अपनी अच्छाई को पहचानने के लिए हमेशा किसी बाहरी प्रमाण की प्रतीक्षा नहीं करते। आप जानते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत की है। आप जानते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप जानते हैं कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यही आंतरिक आधार आपको दूसरों की राय के उतार चढ़ाव से बचाता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है, खुद को स्वीकार करना अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं। आत्मस्वीकृति कहती है मैं पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी कमियों के बावजूद अपने अस्तित्व का सम्मान कर सकता हूं। यह अंतर बहुत बड़ा है। आप में कमियां हो सकती हैं, आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपको कई चीजें अभी सीखनी बाकी हो सकती हैं, फिर भी आप सम्मान के योग्य हैं। आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने की जरूरत नहीं है। इस विचार को जीवन में उतारना आसान नहीं होगा। वर्षों से बनी आदत एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या आपकी तुलना किसी और से करे, तो तुरंत अपने बारे में नकारात्मक फैसला लेने से पहले कुछ क्षण रुकिए। अपने आप से कहिए, मैं इस प्रतिक्रिया को सुन सकता हूं, इससे सीख सकता हूं, लेकिन मेरी पूरी पहचान इसका फैसला नहीं है। यही सोच आपको दूसरों की स्वीकृति के बंधन से धीरे धीरे बाहर निकाल सकती है। और जब आपको हर व्यक्ति से अपने मूल्य की पुष्टि लेने की जरूरत कम हो जाती है, तब जीवन में एक अलग तरह की स्वतंत्रता पैदा होती है। आप अपनी बात कह पाते हैं, गलती होने पर उसे स्वीकार कर पाते हैं, जरूरत पड़ने पर नहीं कह पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद के साथ लगातार युद्ध करना बंद कर देते हैं। मुख्य सीख, प्रशंसा को स्वीकार कीजिए और आलोचना से सीखिए, लेकिन अपनी कीमत का फैसला दूसरों की राय के हाथों मत सौंपिए। अध्याय 6, रिश्तों में खुद को खोए बिना जीना सीखो। क्या आपने कभी किसी रिश्ते को बचाए रखने के लिए अपनी इच्छा, अपनी बात या अपनी खुशी को लगातार दबाया है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सामने वाला नाराज ना हो, इसलिए आपने वह बात भी मान ली जिससे आप भीतर से सहमत नहीं थे? अगर हां, तो शायद आपको रिश्ते और निर्भरता के बीच का फर्क समझने की जरूरत है।
इंसान अकेले जीवन नहीं जीता। परिवार, दोस्त, सहकर्मी और जीवन साथी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, इसलिए दूसरों से जुड़ना जरूरी है। लेकिन किसी रिश्ते में जुड़ाव का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी पूरी पहचान दूसरे व्यक्ति के हवाले कर दें। मान लीजिए, पूजा अपने परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। घर में हर किसी की जरूरत का ध्यान रखना उसने अपनी जिम्मेदारी मान लिया है। भाई को परेशानी हो तो वह मदद करती है, माता पिता की चिंता हो तो अपनी योजना छोड़ देती है, और जब खुद किसी मुश्किल में होती है तब भी किसी से कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे उसके भीतर नाराजगी जमा होने लगती है। उसे लगता है कि कोई उसकी भावनाओं को समझता ही नहीं। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या उसने कभी साफ शब्दों में अपनी जरूरतें सामने रखी थीं? कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला बिना बताए हमारी भावनाएं समझ जाए। जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि वह हमारी परवाह नहीं करता। रिश्ते में खुलापन इसीलिए जरूरी है क्योंकि सामने वाला हमारे मन को पढ़ नहीं सकता। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो शांत तरीके से बताना बेहतर है। अगर आपको किसी काम में मदद चाहिए तो मांगना गलत नहीं है। अगर किसी व्यवहार से असहजता होती है तो उसे स्पष्ट करना जरूरी है। यह स्वार्थ नहीं है, यह स्वस्थ संबंध की निशानी है। अब एक पति पत्नी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोहित देर तक काम करता है और घर आने के बाद भी मोबाइल में व्यस्त रहता है। उसकी पत्नी कई दिनों से इससे परेशान है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। उसके मन में उम्मीद है कि रोहित खुद समझ जाएगा। एक दिन छोटी सी बात पर बड़ा विवाद हो जाता है। रोहित को समझ ही नहीं आता कि समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई। अगर दोनों पहले ही खुलकर बात कर लेते तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। इसलिए रिश्ते में केवल साथ रहना पर्याप्त नहीं है, एक दूसरे को समझने के लिए संवाद भी चाहिए। लेकिन संवाद का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है, दूसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने की जगह देना। कई बार हम प्रेम के नाम पर नियंत्रण करने लगते हैं। तुम वहां मत जाना, उस दोस्त से बात मत करना, यह काम मत करना, मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुझे महत्व नहीं देते। ऐसी बातें धीरे धीरे रिश्ते को सहयोग से निकालकर अधिकार की भावना में बदल सकती हैं। किसी करीबी व्यक्ति से प्रेम करना और उसे नियंत्रित करना एक ही बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करे, तो आपको भी उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखना होगा। यही बात दोस्ती में भी लागू होती है। मान लीजिए आपका दोस्त किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए चला जाता है। पहले आप रोज बात करते थे, अब उसकी व्यस्तता बढ़ गई है। अगर आप हर बार यह सोचें कि वह बदल गया है, अब उसे मेरी परवाह नहीं, तो हो सकता है उसका जीवन बदल गया हो, लेकिन इसका अर्थ यह जरूरी नहीं कि उसके मन में आपकी जगह खत्म हो गई। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए हर समय एक दूसरे से चिपके रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी स्वस्थ दूरी भी संबंध को बेहतर बनाती है। अब परिवार की एक आम स्थिति देखिए। कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा उनकी बताई हुई राह पर चले। उनकी चिंता वास्तविक हो सकती है, लेकिन बच्चे की जिंदगी का हर निर्णय अपने हाथ में लेना उसके भीतर स्वतंत्र सोच विकसित होने से रोक सकता है। दूसरी तरफ बच्चे को भी यह समझना चाहिए कि माता पिता की हर सलाह उसके खिलाफ नहीं होती। इसलिए समाधान लड़ाई नहीं है, समाधान है सम्मान के साथ अपनी बात रखना। आप कह सकते हैं, मैं आपकी चिंता समझता हूं, लेकिन इस विकल्प पर भी विचार करना चाहता हूं। इस तरह आप न तो सामने वाले को अपमानित करते हैं और न ही अपनी इच्छा को दबाते हैं। रिश्तों में एक और बड़ी समस्या है हर बात को व्यक्तिगत बना लेना। किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको लगता है कि वह आपका सम्मान नहीं करता। किसी ने आपकी मदद नहीं की तो आपको लगता है कि उसे आपकी परवाह नहीं। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति, अपनी प्राथमिकताएं और अपनी सीमाएं होती हैं। कभी कभी किसी का नहीं कहना आपके प्रति नफरत नहीं होता, वह केवल उसकी अपनी स्थिति का परिणाम हो सकता है। इस अंतर को समझने से बहुत सी अनावश्यक नाराजगी खत्म हो सकती है। अब एक व्यावहारिक सवाल। अगर आपके किसी करीबी रिश्ते में लगातार तनाव है, तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपने व्यवहार,
और अपनी सीमाओं पर ध्यान दे सकता हूं, आप दूसरे व्यक्ति की सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उसकी भावनाओं को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस तरह बात करेंगे, कहां अपनी सीमा रखेंगे और किस व्यवहार को स्वीकार करेंगे। यही व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। किसी रिश्ते में अपनी पहचान बनाए रखने का अर्थ यह नहीं कि आपको कठोर या स्वार्थी बनना है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप प्रेम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटाकर नहीं। एक स्वस्थ रिश्ता वह नहीं जिसमें दो लोग एक दूसरे के बिना कुछ भी न कर सकें। स्वस्थ रिश्ता वह है जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे का साथ देते हुए भी अपने व्यक्तित्व और जिम्मेदारियों को बनाए रख सकें। जब आप यह समझने लगते हैं, तब रिश्तों में डर कम होने लगता है। आप सामने वाले को खोने के डर से हर बात मानने के बजाय ईमानदारी से बात कर पाते हैं। आप असहमति को दुश्मनी नहीं समझते। आप हर मतभेद को रिश्ते का अंत नहीं मानते। और सबसे जरूरी, आप प्रेम और आत्मसम्मान को एक दूसरे का दुश्मन समझना बंद कर देते हैं। क्योंकि किसी से प्रेम करने के लिए खुद को मिटाना जरूरी नहीं है। किसी का सम्मान करने के लिए अपनी आवाज खोना जरूरी नहीं है। और किसी रिश्ते को बचाने के लिए हर बार खुद को दोषी ठहराना भी जरूरी नहीं है। रिश्ता तभी गहरा होता है जब उसमें अपनापन के साथ स्वतंत्रता, बातचीत के साथ समझ और प्रेम के साथ सम्मान मौजूद हो। मुख्य सीख: अच्छे रिश्ते आपको खुद से दूर नहीं करते। वे आपको अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरे इंसान के साथ जुड़ना सिखाते हैं। अध्याय 7। काम को केवल कमाई नहीं, अपने योगदान के रूप में देखो। सुबह अलार्म बजता है और मन में पहला विचार आता है, आज फिर वही काम करना है। कई लोग अपनी नौकरी से परेशान होते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि परेशानी केवल काम की मात्रा से है या उस नजरिए से भी है जिसके साथ वे अपना काम कर रहे हैं। काम हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हम दिन का लंबा समय नौकरी, व्यवसाय या किसी जिम्मेदारी को पूरा करने में बिताते हैं। इसलिए अगर हम अपने काम को केवल वेतन पाने का साधन मान लें, तो हर कठिन दिन बोझ जैसा लग सकता है। मान लीजिए, सुरेश एक निर्माण कंपनी में काम करता है। उसे रोज साइट पर जाना पड़ता है, मजदूरों के साथ समन्वय करना पड़ता है, सामग्री की जांच करनी पड़ती है और छोटी बड़ी समस्याओं को संभालना पड़ता है। कई बार वह सोचता है कि उसकी मेहनत को कोई देखता ही नहीं। एक दिन साइट पर एक छोटी गलती समय रहते पकड़ ली जाती है और बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। उस समय सुरेश को एहसास होता है कि उसका काम केवल कागजों या रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। उसके सही निर्णय का असर पूरी परियोजना पर पड़ रहा है। यही फर्क है केवल नौकरी करने और अपने काम के महत्व को समझने में। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर नौकरी पसंद करनी ही चाहिए। अगर कोई काम आपके लिए सही नहीं है, तो बेहतर अवसर तलाशना बिल्कुल उचित है। लेकिन जब तक आप उस भूमिका में हैं, तब तक केवल शिकायत करते रहना आपकी स्थिति को बेहतर नहीं करेगा। अपने काम में अर्थ खोजने की कोशिश कीजिए। एक शिक्षक केवल पाठ नहीं पढ़ाता, वह किसी बच्चे के भविष्य की दिशा प्रभावित कर सकता है। एक डॉक्टर केवल मरीज नहीं देखता, वह किसी परिवार को उम्मीद दे सकता है। एक सफाई कर्मचारी केवल सड़क साफ नहीं करता, वह पूरे इलाके को रहने योग्य बनाने में योगदान देता है। एक इंजीनियर केवल नक्शा या गणना नहीं करता, उसके फैसले से बनी संरचना पर लोग भरोसा करके अपना जीवन बिताते हैं। काम की गरिमा केवल पद या वेतन से तय नहीं होती। भारत में अक्सर हम नौकरी को उसके नाम और कमाई के आधार पर आंकते हैं। किसी को सरकारी नौकरी मिली तो सम्मान बढ़ गया, किसी ने छोटा व्यवसाय शुरू किया तो कुछ लोग उसे कम समझने लगे, किसी ने अपना काम चुना लेकिन उसकी आय शुरुआत में कम रही तो लोग कहने लगे, इसमें रखा ही क्या है। लेकिन किसी काम की वास्तविक उपयोगिता हमेशा उसके दिखावे से तय नहीं होती। एक व्यक्ति कम कमाकर भी अपने परिवार, ग्राहकों या समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। वहीं कोई बहुत अधिक कमाने वाला व्यक्ति अपने काम से संतुष्ट न हो सकता है। इसलिए अपने पेशे को दूसरों की नजर से देखने के बजाय यह पूछना अधिक उपयोगी है, मैं जो कर रहा हूं उससे किसे लाभ मिल रहा है। यह सवाल आपके काम को देखने का नजरिया बदल सकता है।
मान लीजिए एक दुकानदार रोज सुबह दुकान खोलता है। उसे लगता है कि वह बस सामान बेच रहा है, लेकिन उसके ग्राहक उसी दुकान से अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करते हैं। कोई बुजुर्ग दूर बाजार जाने से बच जाता है, कोई परिवार अचानक जरूरी सामान मिलने पर राहत महसूस करता है। छोटा योगदान भी किसी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब एक और स्थिति देखिए। किसी कार्यालय में 2 कर्मचारी हैं। दोनों को समान काम दिया गया है। पहला केवल इतना करता है कि उसे जो कहा जाए वह पूरा कर दे। दूसरा यह समझने की कोशिश करता है कि उसके काम को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कुछ समय बाद दोनों के अनुभव अलग हो जाते हैं। दूसरा व्यक्ति केवल वेतन नहीं पा रहा होता, वह अपनी क्षमता भी विकसित कर रहा होता है। यही बात जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने काम को केवल मुझे कितना मिलेगा के सवाल से मत देखिए। कभी यह भी पूछिए, मैं यहां क्या सीख रहा हूं, मेरी कौन सी क्षमता मजबूत हो रही है, मेरे काम से किसका जीवन आसान हो रहा है, मैं इसे कल से थोड़ा बेहतर कैसे कर सकता हूं। ऐसे सवाल व्यक्ति को अपनी भूमिका के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाते हैं। लेकिन यहां एक सीमा भी समझनी जरूरी है। अपने काम में योगदान महसूस करने का अर्थ यह नहीं कि आपको हर अन्याय सहते रहना चाहिए। अगर कार्यस्थल पर लगातार अपमान हो रहा है, उचित वेतन नहीं मिल रहा, शोषण हो रहा है या आपकी गरिमा को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसे केवल काम का हिस्सा कहकर स्वीकार करना सही नहीं होगा। सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। काम के प्रति जिम्मेदारी और अपने प्रति सम्मान दोनों साथ चल सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, अपने काम की तुलना दूसरों के काम से मत कीजिए। अगर आपका मित्र आपसे ज्यादा कमाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका योगदान कम है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को जल्दी पदोन्नति मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग है। किसी की शुरुआत मजबूत होती है, किसी की देर से। किसी को परिवार का सहयोग मिलता है, किसी को अकेले संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए अपने पेशेवर जीवन को किसी और के परिणाम से मापना आपको अनावश्यक तनाव देगा। अपनी दिशा देखिए। आप क्या सीख रहे हैं? क्या आप अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी पहले से बेहतर हो रही है? क्या आप अपने काम के जरिए किसी उपयोगी चीज में योगदान दे रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सकारात्मक हो रहे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपका वर्तमान काम आपके जीवन के लिए सही नहीं है, तो उसे बदलने की योजना बनाइए। लेकिन केवल असंतोष में फंसे रहने के बजाय अगला रास्ता तैयार कीजिए। मान लीजिए किसी युवक को लगता है कि उसकी वर्तमान नौकरी उसके लिए उपयुक्त नहीं है। वह तुरंत नौकरी छोड़ने के बजाय कुछ महीनों तक नया कौशल सीखता है, अपना बायोडाटा बेहतर करता है, दूसरी कंपनियों में आवेदन करता है और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगला कदम तय करता है। यह अधिक जिम्मेदार बदलाव है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी यह महसूस होगा कि उसका काम कठिन है, उसकी मेहनत को पर्याप्त पहचान नहीं मिल रही या उसे उससे ज्यादा चाहिए। ऐसे समय में केवल बाहरी प्रशंसा का इंतजार मत कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने काम को ईमानदारी से कर रहा हूं और क्या मैं उससे कुछ उपयोगी बना रहा हूं? अगर उत्तर हां है, तो आपकी मेहनत का मूल्य केवल किसी की तारीफ पर निर्भर नहीं है। और अगर उत्तर नहीं है, तो यही ईमानदारी आपको सुधार की दिशा दिखा सकती है। आखिरकार काम का महत्व केवल इस बात में नहीं कि महीने के अंत में आपके खाते में कितने पैसे आते हैं। यह भी मायने रखता है कि उस काम के माध्यम से आप दुनिया में क्या जोड़ रहे हैं और खुद को कितना विकसित कर रहे हैं। जब काम को योगदान की दृष्टि से देखने लगते हैं, तो छोटी जिम्मेदारियां भी अर्थपूर्ण लगने लगती हैं। आपका पद छोटा या बड़ा हो सकता है, आपकी आय कम या अधिक हो सकती है, लेकिन ईमानदारी से किया गया उपयोगी काम अपने भीतर एक अलग तरह की संतुष्टि पैदा कर सकता है। मुख्य सीख: अपने काम की कीमत केवल वेतन और पद से मत मापिए। देखिए कि आपकी मेहनत किसके लिए उपयोगी है और उससे आप स्वयं कितना विकसित हो रहे हैं। अध्याय 8: खुशी अकेले पाने की चीज नहीं, बांटने से बढ़ती है। क्या आपने कभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन उसे बताने के लिए आपके पास कोई अपना नहीं था?
बाहर से सब कुछ अच्छा था, फिर भी भीतर से मन खाली लग रहा था। यही सवाल हमें खुशी की एक गहरी परत तक ले जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब मिलेगी जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होगा, अच्छा घर होगा, मनपसंद नौकरी होगी या समाज हमें सफल मानेगा। लेकिन अगर खुशी केवल चीजें हासिल करने का नाम होती तो जिन लोगों के पास बहुत कुछ है उनमें से किसी को भी अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए था। असल में इंसान केवल अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता, उसे यह महसूस करने की जरूरत भी होती है कि उसका जीवन किसी और के लिए मायने रखता है। मान लीजिए करण ने कई वर्षों की मेहनत के बाद अपना छोटा व्यवसाय खड़ा कर लिया। अब उसकी कमाई पहले से कई गुना अधिक है। उसने घर भी खरीद लिया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर दी। लेकिन काम के पीछे भागते भागते उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। परिवार के साथ बातचीत कम हो गई और हर समय अगले लक्ष्य के बारे में सोचने लगा। एक दिन वह अपने पुराने दोस्त से मिलता है। दोस्त उससे पूछता है, सब कुछ ठीक चल रहा है? करण मुस्कुराकर कहता है, हां, सब बढ़िया है। लेकिन भीतर से उसे महसूस होता है कि उसके पास उपलब्धियां तो बहुत हैं, मगर उन्हें बांटने वाला समय और अपनापन कम हो गया है। यही समझ आता है कि खुशी केवल हासिल करने से जुड़ी नहीं है, उसमें संबंध, सहभागिता और योगदान की भी भूमिका होती है। भारतीय जीवन में इसका एक सुंदर उदाहरण परिवार है। कई घरों में लोग साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात करने का समय कम होता जा रहा है। पिता अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे मोबाइल में लगे हैं और मां घर की जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। एक ही घर में रहते हुए भी लोग भावनात्मक रूप से दूर हो सकते हैं। इसके विपरीत कभी कभी बहुत साधारण परिवार में लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, दिन भर की बातें करते हैं, एक दूसरे की परेशानी सुनते हैं और छोटी सी खुशी भी मिलकर मनाते हैं। उनके पास शायद बहुत अधिक पैसा ना हो, लेकिन जीवन में अपनापन मौजूद होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि पैसा या उपलब्धि महत्वहीन है। आर्थिक सुरक्षा जरूरी है, अपने भविष्य के लिए मेहनत करना भी जरूरी है। लेकिन अगर सारी मेहनत केवल इस उम्मीद में हो कि जब मेरे पास सब कुछ होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो वह दिन लगातार आगे खिसक सकता है, क्योंकि चाहतों की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। एक लक्ष्य पूरा हुआ तो दूसरा सामने आ जाएगा। एक गाड़ी खरीदी तो उससे महंगी गाड़ी दिखाई देगी। एक वेतन मिला तो उससे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति नजर आएगा। एक घर बना तो उससे बड़ा घर देखने को मिलेगा। अगर खुशी को हमेशा अगली उपलब्धि से जोड़ेंगे तो वर्तमान जीवन का आनंद लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किताब की सोच हमें यह देखने के लिए प्रेरित करती है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर भी जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। अब एक छात्र का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रोहन पढ़ाई में बहुत व्यस्त रहता है। वह सोचता है कि अभी दोस्तों के लिए समय निकालना बेकार है। पहले परीक्षा पास करूंगा, फिर समय मिलेगा। परीक्षा खत्म होती है तो अगली प्रतियोगिता सामने आ जाती है। फिर नौकरी की तैयारी, फिर नौकरी मिलने के बाद पदोन्नति की चिंता। अगर वह हर बार खुशी को भविष्य के किसी बिंदु पर टालता रहेगा तो वर्तमान उसके हाथ से निकलता जाएगा। इसलिए जीवन में छोटे छोटे संबंधों और अनुभवों के लिए जगह बनाना जरूरी है। किसी दोस्त को फोन करना, माता पिता के साथ कुछ देर बैठना, बच्चे की बात ध्यान से सुनना, किस परेशान व्यक्ति की मदद करना। ये छोटी बातें देखने में सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यही अनुभव जीवन में भावनात्मक गर्माहट लाते हैं। अब खुशी के एक और पहलू को समझिए, योगदान। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी बनते हैं तो हमें अपने अस्तित्व का महत्व महसूस होता है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले रहते हैं। आप सप्ताह में एक बार उनसे मिलने जाते हैं, उनकी जरूरत का सामान ला देते हैं या कुछ देर उनके साथ बातचीत कर लेते हैं। आपने शायद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की, लेकिन उस व्यक्ति के लिए आपका थोड़ा सा समय बहुत मायने रख सकता है और आपको भी भीतर से यह एहसास हो सकता है कि आपकी मौजूदगी किसी के लिए उपयोगी है। इसीलिए खुशी केवल यह नहीं कि मुझे क्या मिला, कभी कभी सवाल होना चाहिए, मैं किसी के जीवन में क्या जोड़ रहा हूं। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरा ध्यान केवल अपनी उपलब्धियों पर होता है तो हर चीज का मूल्यांकन
लाभ और नुकसान से होने लगता है। लेकिन जब आप योगदान के नजरिए से देखना शुरू करते हैं तो रिश्तों में भी एक अलग अर्थ पैदा होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर समय दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। अगर आप अपनी जरूरतों को पूरी तरह दबा देंगे तो भीतर नाराजगी पैदा हो सकती है। इसलिए संतुलन जरूरी है। अपने लिए समय रखिए, अपने लक्ष्य बनाइए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए, अपनी पसंद के काम कीजिए, लेकिन साथ ही अपने आसपास के लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाए रखिए। एक और भारतीय उदाहरण देखिए। किसी छोटे शहर का व्यक्ति नौकरी के लिए महानगर में चला जाता है। शुरुआत में उसका पूरा ध्यान कमाई पर होता है। वह सुबह से रात तक काम करता है। कुछ वर्षों बाद उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि त्योहारों पर घर जाने का समय नहीं मिलता। पुराने दोस्तों से संपर्क टूट गया और माता पिता से बातचीत केवल फोन पर कुछ मिनटों तक सीमित रह गई। तब वह समझता है कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। वह काम छोड़ता नहीं, बस अपने जीवन में प्राथमिकताओं का संतुलन बनाना शुरू करता है। सप्ताह में एक दिन परिवार के लिए, हर दिन कुछ समय खुद के लिए, दोस्तों से नियमित बातचीत और काम के दौरान पूरी मेहनत। इस तरह सफलता और संबंध एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते। आप अपने लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं और अपने लोगों को भी समय दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी व्यक्ति का मूल्य केवल उसकी उत्पादकता से तय नहीं होता। आप सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि आप कितना कमाते हैं, आप इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि आप किसके साथ खड़े होते हैं, किसकी मदद करते हैं, किसे सुनते हैं और किन रिश्तों में ईमानदारी से उपस्थित रहते हैं। इसलिए आज एक छोटा काम कीजिए। अपने जीवन के 3 ऐसे लोगों के नाम सोचिए जिनके साथ आपका रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर सोचिए, क्या उन्हें आपके जीवन में आपकी मौजूदगी महसूस होती है? अगर नहीं, तो आज ही उनमें से किसी एक को फोन कीजिए। कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पूछिए, कैसे हो? सब ठीक चल रहा है? कभी कभी किसी के जीवन में आपकी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए इतना ही काफी होता है। और जब आप अपने जीवन को केवल मैं क्या हासिल करूं से हटाकर मैं किसके साथ और किस उद्देश्य से जी रहा हूं के सवाल से देखने लगते हैं, तो खुशी की परिभाषा बदलने लगती है। आप समझते हैं कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। रास्ते में जिन लोगों के साथ हम चलते हैं, जिनके साथ हंसते हैं, जिनकी मदद करते हैं और जो मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़ते हैं, वे भी हमारी यात्रा का हिस्सा हैं। मुख्य सीख, अपनी उपलब्धियों को जरूरी मानिए, लेकिन खुशी को केवल सफलता से मत जोड़िए। मजबूत रिश्ते और दूसरों के लिए आपका योगदान भी जीवन को अर्थ देते हैं। अध्याय 9। प्रेम में अधिकार नहीं, स्वतंत्रता और सम्मान जरूरी है। क्या आप किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में यह डर भी रहता है कि कहीं वह आपको छोड़ न दे? क्या इसी डर के कारण आप सामने वाले की हर गतिविधि पर नजर रखने लगते हैं, उसके फैसलों पर सवाल उठाते हैं या चाहते हैं कि वह हर समय आपके अनुसार चले? अगर ऐसा है तो शायद आपको प्रेम और अधिकार के बीच का अंतर समझना होगा। हम अक्सर प्रेम को इस तरह देखते हैं, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं वह हमारे साथ रहे, हमारी बात माने, हमारी जरूरतों को प्राथमिकता दे और हमें कभी निराश न करे। लेकिन जैसे ही हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, प्रेम के साथ शिकायत और नियंत्रण भी जुड़ने लगता है। मान लीजिए एक युवक अपनी साथी से बहुत प्रेम करता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद युवक हर छोटी बात पूछने लगता है। कहां जा रही हो? किससे बात कर रही हो? फोन क्यों नहीं उठाया? किसके साथ समय बिताया? वह इसे प्रेम समझता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इसे दबाव महसूस करने लगता है। यहां सवाल यह है कि अगर रिश्ते में भरोसा है तो हर समय निगरानी की जरूरत क्यों पड़े? प्रेम का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना नहीं है। सामने वाला भी अपनी इच्छाओं, विचारों और जीवन के निर्णयों वाला एक स्वतंत्र इंसान है। यही बात विवाह में भी लागू होती है। भारत में कई परिवारों में पति पत्नी के रिश्ते को लेकर कुछ पुरानी धारणाएं आज भी दिखाई देती हैं। पति सोचता है कि पत्नी को उसके हर फैसले का समर्थन करना चाहिए। पत्नी सोचती है कि पति को उसकी हर इच्छा समझनी चाहिए। दोनों की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं,
और जब वास्तविकता उनसे अलग होती है तो निराशा पैदा होती है। लेकिन दो लोग एक रिश्ते में होने का अर्थ यह नहीं कि उनकी हर पसंद एक जैसी होनी चाहिए। पति को अपना मित्र चुनने की स्वतंत्रता हो सकती है, पत्नी की अपनी रुचियां हो सकती हैं। दोनों की काम करने की शैली अलग हो सकती है, दोनों की कुछ निजी पसंद अलग हो सकती है। मतभेद होना रिश्ते की विफलता नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम मतभेद को सम्मान की कमी मान लेते हैं। मान लीजिए पत्नी को सप्ताहांत में अपनी सहेलियों के साथ समय बिताना पसंद है और पति को घर पर रहना। अगर पति तुरंत कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ रहो, तो वह प्रेम को दबाव में बदल रहा है। इसके बजाय दोनों अपनी जरूरत समझ सकते हैं और ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें किसी की स्वतंत्रता खत्म न हो। यही परिपक्व संबंध है। अब प्रेम का एक और पहलू समझिए, किसी को बदलने की कोशिश। कई लोग रिश्ते की शुरुआत में सोचते हैं कि सामने वाला समय के साथ बदल जाएगा। अभी ऐसा है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अभी गुस्सा करता है, बाद में समझ जाएगा। अभी मेरी बात नहीं मानता, आगे चलकर बदल जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलना आपके नियंत्रण में नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी सीमा तय कर सकते हैं, अपनी पसंद और नापसंद स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला क्या चुनेगा, यह उसकी जिम्मेदारी है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की अपने पति से चाहती है कि वह अपना पूरा करियर छोड़कर उसके साथ व्यवसाय करे। पति को उस व्यवसाय में रुचि नहीं है। अगर वह हर दिन दबाव बनाती है और कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो, तो रिश्ता धीरे धीरे भावनात्मक दबाव में बदल सकता है। इसके बजाय वह अपनी इच्छा समझा सकती है, कारण बता सकती है और पति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने दे सकती है। अगर दोनों किसी एक फैसले पर सहमत नहीं होते तो उन्हें उस असहमति के साथ भी सम्मानपूर्वक रहना सीखना होगा। यही प्रेम और स्वामित्व के बीच अंतर दिखाई देता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। स्वामित्व कहता है, तुम्हें मेरे अनुसार ही रहना होगा। दोनों वाक्य सुनने में करीब लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की भावना बिल्कुल अलग है। अब इसे माता पिता और बच्चों के रिश्ते में भी देखिए। कई माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं, इसलिए वे उसकी पढ़ाई, नौकरी और विवाह तक में अपनी पसंद लागू करना चाहते हैं। उनकी भावना चिंता और प्रेम से शुरू हुई हो सकती है, लेकिन अगर बच्चा हर फैसला खुद नहीं ले सकता तो वह धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो सकता है। एक पिता अपने बेटे से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, इसलिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहता हूं। बेटा चुप हो जाता है। वह बाहर से आज्ञाकारी दिखाई देता है, लेकिन भीतर से अपने जीवन को लेकर असंतुष्ट हो सकता है। यहां दोनों पक्षों को समझना होगा कि प्रेम किसी की जिंदगी का मालिक बनने का अधिकार नहीं देता। माता पिता सलाह दे सकते हैं, बच्चे उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी आखिरकार उस व्यक्ति को ही उठानी होती है जो वह जीवन जी रहा है। यही स्वतंत्रता का महत्व है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम किसी को पूरी स्वतंत्रता दें और वह हमें छोड़ दे तो यही भरोसे की परीक्षा होती है। किसी व्यक्ति को अपने पास रोक कर रखना और उसका आपके साथ रहना, इन दोनों में अंतर है। अगर कोई व्यक्ति केवल डर, दबाव या मजबूरी के कारण आपके साथ है तो वह संबंध बाहर से मौजूद हो सकता है, लेकिन भीतर से उसमें स्वतंत्रता नहीं होगी। इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर आपके साथ रहना चुनता है तब उस संबंध में एक अलग तरह की सच्चाई होती है। इसलिए रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर समय यह सुनिश्चित करने की कोशिश मत कीजिए कि सामने वाला कहीं न जाए, बल्कि ऐसा संबंध बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें दोनों व्यक्ति स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ रहना चाहें। यह बात दोस्ती में भी लागू होती है। अगर आपका मित्र किसी नए समूह के साथ समय बिताने लगा है तो तुरंत यह मत मानिए कि उसने आपको छोड़ दिया। हो सकता है उसके जीवन में नई जिम्मेदारियां आई हों, हो सकता है उसकी रुचियां बदली हों, हो सकता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ गया हो। किसी व्यक्ति के जीवन में नए लोग आने से आपकी जगह हमेशा खत्म नहीं होती। रिश्ते में सुरक्षा तब बढ़ती है जब हमें हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम सिर्फ मेरे हो।
इसके बजाय हम कह सकते हैं तुम अपने जीवन में स्वतंत्र हो और फिर भी हम एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह सोच आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए भीतर से भरोसा चाहिए। लेकिन अगर आप हर समय सामने वाले को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आपका डर कम होने के बजाय और बढ़ सकता है, क्योंकि नियंत्रण कभी स्थायी सुरक्षा नहीं देता। आज फोन चेक किया, कल संदेश देखे, परसों किसी दोस्त से पूछताछ की, फिर भी मन में सवाल रहेगा, अब आगे क्या? इसलिए असली समाधान नियंत्रण नहीं, विश्वास और स्पष्ट सीमाएं हैं। अगर किसी रिश्ते में वास्तव में धोखा, अपमान या लगातार गलत व्यवहार हो रहा है तो उसे केवल भरोसा रखो कहकर नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। स्वस्थ संबंध में विश्वास के साथ सम्मान, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी जरूरी है। आप किसी से प्रेम कर सकते हैं और फिर भी उसकी कुछ बातों से असहमत हो सकते हैं। आप किसी के करीब हो सकते हैं और फिर भी अपनी निजी जगह रख सकते हैं। आप किसी को बहुत महत्व दे सकते हैं और फिर भी उसके हर फैसले को नियंत्रित न करें। यही संतुलन रिश्ते को सांस लेने की जगह देता है। आज अपने किसी करीबी रिश्ते के बारे में सोचिए। क्या आप सामने वाले की खुशी चाहते हैं या केवल यह चाहते हैं कि वह आपकी इच्छा के अनुसार चले? क्या आप उसकी बात सुनते हैं या जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं? क्या आप अपनी भावनाएं साफ बताते हैं या उम्मीद करते हैं कि वह बिना कहे सब समझ जाए? इन सवालों के जवाब आपको अपने रिश्ते की वास्तविक स्थिति समझने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी को कैद नहीं करता। वह सामने वाले के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वह कहता है, तुम अपनी जगह स्वतंत्र हो, मैं अपनी जगह स्वतंत्र हूं, और फिर भी हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ चल सकते हैं। जब रिश्ता इस आधार पर खड़ा होता है तब उसमें डर कम और विश्वास ज्यादा होता है। और शायद यही उस तरह के संबंध की शुरुआत है जिसमें दो लोग एक दूसरे को पकड़कर नहीं बल्कि समझकर साथ रखते हैं। मुख्य सीख: प्रेम का अर्थ किसी व्यक्ति पर अधिकार जमाना नहीं है। सच्चा रिश्ता भरोसे, स्वतंत्रता, स्पष्ट संवाद और पारस्परिक सम्मान पर टिकता है। तो दोस्तों, इस पूरी किताब की यात्रा से एक बात साफ है, बेहतर जिंदगी पाने के लिए हमेशा दुनिया को बदलना जरूरी नहीं होता। कई बार हमें खुद को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। अपनी कमियों को समझिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, रिश्तों की कद्र कीजिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी प्रगति के आधार पर देखिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे आपको कितना अच्छा समझते हैं, बल्कि इस बात से होती है कि आप खुद अपने जीवन को कितनी ईमानदारी से जी रहे हैं। अगर इस पूरी किताब में बताई गई कोई एक सीख आपके दिल को छू गई हो तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। और अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी किताब का आपका सबसे पसंदीदा अध्याय या सीख कौन सी रही और क्यों। अगर आपको यह किताब का सार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन किताबों के आसान और उपयोगी सार सुनने के लिए बुकटोरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली किताब आपसे छूट ना जाए। मैं फिर मिलूंगा एक नई किताब, नई कहानी और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते रहिए। धन्यवाद।